गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि सीआरपीसी में अरेस्ट पे लेक्चर कंटिन्यू चल रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 53 कवर किया था। तो आज हम सेक्शन 53 ऑनवर्ड पे बात करते हैं। सेक्शन 53A, जैसा कि हेडिंग आप देख रहे हैं स्लाइड पे कि एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति अभियुक्त है जिसके ऊपर रेप के चार्जेस हैं या रेप या अटेम्प्ट टू रेप, तो ऐसे व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत ही जरूरी होता है एविडेंस कलेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें क्या प्रोविजंस बना रखे हैं सीआरपीसी के अंतर्गत, ये हमें देखना है। जैसा कि 53A के 5 सब क्लॉज हैं और सब क्लॉज 1 सबसे पहले पुलिस के ऊपर ये ड्यूटी आरोपित करता है कि वो उसका रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से एग्जामिनेशन कराएगा, और इन केस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर गवर्नमेंट का नहीं हो तो फिर किसी अन्य मेडिकल प्रैक्टिशनर से उसका एग्जामिनेशन कराएगा। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है कि व्हेन अ पर्सन अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप और एन अटेम्प्ट टू कमिट रेप, तो रेप के चार्जेस हो या अटेम्प्ट टू रेप के चार्जेस हो, दोनों ही कंडीशन में अगर रीजनेबल ग्राउंड है फॉर बिलीविंग दैट एन एग्जामिनेशन ऑफ हिज पर्सन विल अफोर्ड एविडेंस। ये वर्ड लिखा हुआ इसलिए कि अगर उस व्यक्ति के एग्जामिनेशन कराने से एविडेंसेस कलेक्ट कराए जा सकते हैं तब तो वो कराएगा। यहाँ पर इसका अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए कि किसी महिला ने किसी पुरुष के व्यक्ति अगेंस्ट ये आरोप लगाया कि उसने 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले या 2 साल पहले रेप कमिट किया या अटेम्प्ट टू रेप किया, तो नेचुरली उसने एलिगेशन आज लगाया जो अकरेंस बहुत पहले हो चुका था। तो ऐसे कंडीशन में पुलिस भी जानती है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराने से कोई फायदा नहीं होगा और कोई एविडेंसेस कलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी लिबर्टी है पुलिस को कि पुलिस जब समझती है कि एविडेंसेस कलेक्ट हो सकते हैं तो मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए प्रोसीड करेगी। मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के लिए प्रोसीड कैसे करेगी? तो उसका जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या जो लोकल अथॉरिटी है उसके द्वारा जो हॉस्पिटल चला रहा है उस हॉस्पिटल के मेडिकल प्रैक्टिशनर से पहले एग्जामिनेशन के लिए अटेम्प्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पर 2 चीजें लिखी हुई है, गवर्नमेंट और बाई लोकल अथॉरिटी। यहाँ पर आपको बता दें कि एक जिले में बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं जिसमें कुछ लोकल अथॉरिटीज यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। जैसे अजमेर की अगर हम बात करें तो जो मदार गेट पर कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल है वो नगर निगम चलाती है यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल अथॉरिटी। इसी तरह से जेएलएन हॉस्पिटल स्टेट गवर्नमेंट चलाती है। इसी तरह से रेलवे के जो हॉस्पिटल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। तो अलग अलग अथॉरिटी है। तो यहाँ पर सीआरपीसी में प्रोविजन किया गया है कि फर्स्ट जो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अटेम्प्ट किया जाएगा वो किसी गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी द्वारा चलाए गए हॉस्पिटल में जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है उससे ही कराया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कोई प्रैक्टिशनर वहाँ अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ये है कि 16 किलोमीटर के रेंज में जो भी अदर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है उससे कराया जाएगा या उसके निर्देशन में किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऐसा कोई जो इंस्पेक्शन है वो किया जाएगा। और जो कराने वाला व्यक्ति है वो सब इंस्पेक्टर रैंक से नीचे का किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं स्पेशली रेप के अक्यूज्ड के संबंध में। इसी तरह से 52 सब क्लॉज 2, जैसा कि मैंने बताया कि इसके 5 सब क्लॉज है। तो सब क्लॉज 2 क्या कहता है? सब क्लॉज 2 जो है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर उसका एग्जामिनेशन करेगा वो किस फॉर्मेट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, इसका एक खाका इसमें बताया गया है। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कंडक्टिंग सच एग्जामिनेशन shall without delay examine such person and prepare a report of his examination giving the following particulars, namely next slide में है। इसमें देखिए एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, विदाउट डिले। ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट में डिले होगा उसमें किसी न किसी तरह के माल प्रैक्टिसेस की गुंजाइश रहती है। इसलिए सीआरपीसी स्ट्रिक्टली प्रोवाइड करता है
कि इसमें डिले नहीं होना चाहिए। तो जो रिपोर्ट बनाएगा उसमें क्या क्या चीजें होंगी? नंबर 1, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एक्यूज्ड एंड ऑफ द पर्सन बाय हुम ही वाज बॉट। तो जो एक्यूज्ड है जिसका कि वो परीक्षण कर रहा है उसका नाम और पता क्या है और किसके द्वारा वो लाया गया है। द एज ऑफ द एक्यूज्ड यानी जो अभियुक्त है उसकी एज क्या है। मार्क्स ऑफ इंजरी इफ एनी ऑन द पर्सन ऑफ द एक्यूज्ड, उस व्यक्ति के ऊपर किसी तरह का कोई चोट का निशान है, ठीक है, तो उसको भी चिन्हित किया जाएगा। द डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम पर्सन ऑफ एक्यूज्ड फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, उस एक्यूज्ड के बॉडी से अगर किसी तरह का कोई ऐसा मटेरियल गेन किया जाता है जो डीएनए टेस्ट के लिए अप्रोप्रिएट है तो उसका भी लिखा जाएगा। जैसे स्पेशली रेप के केसेस में वाइटल पार्ट से सीमेंस लिए जाते हैं या फिर जो हेयर है वो कलेक्ट किए जाते हैं या फिर नाखून वगैरह हो या फिर इस तरह की कई चीज़ें कलेक्ट किए जा सकते हैं अगर वो पॉसिबल होता है तो, ताकि उसके डीएनए प्रोफाइल से ये पता चल सके। फिफ्थ है अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल्स, और भी अगर किसी तरह का कोई, ये एक तरह से रेजुडरी क्लॉज है कि और भी अगर कोई चीज़ें मिलती है जिसका कि एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या और किसी रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है तो उसका एक डिटेल डिस्क्रिप्शन, रीजनेबल डिस्क्रिप्शन जो है वो दिया जाएगा और उसके साथ कलेक्ट किया जाएगा और रिपोर्ट में मेंशन किया जाएगा। द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइसली द रीजन फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड, जो रिपोर्ट है उसमें जो एक कंक्लूजन लिखा जाएगा वो विथ रीजन होना चाहिए, यानी डॉक्टर किस कंक्लूजन पर पहुंचा है और किन कारणों से पहुंचा है। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ, जैसे कि यहाँ पे आपको ये बता दें, जैसे जजमेंट आपने पढ़ा होगा, जजमेंट लिखते हैं तो जजमेंट बिल्कुल लास्ट लाइन में तो जजमेंट होता है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए किन आधारों पर जज उस नतीजे पर पहुंचा उसको जरूर वो एक्सप्लेन करता है कि भाई वादी पक्ष से ये कहा गया, प्रतिवादी पक्ष से ये कहा गया, ये एविडेंसेस दिए गए, ये सारी चीजें, इस आधार पर कोर्ट इस निर्णय पर पहुंचती है। तो उसी तरह से मेडिकल प्रैक्टिशनर भी जब एग्जामिनेशन करेगा तो जो भी उसके पास से मटेरियल मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कलेक्ट होंगे उसके आधार पर उसकी क्या राय बनती है, उस आधार पर वो अपनी रिपोर्ट बनाएगा। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल आल्सो बी नोटेड इन द रिपोर्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब एग्जामिनेशन कब स्टार्ट किया गया और कब खत्म किया गया, ये जरूर उसमें मेंशन किया जाएगा ताकि इससे पता चल सके कि कितना ड्यूरेशन तक डॉक्टर मेडिकल एग्जामिनर के पास वो व्यक्ति रहा और कितना टाइम लगना चाहिए रीजनेबल, क्योंकि ये कई बार कोर्ट में इसको हम चैलेंज करते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल विदाउट डिले फॉरवर्ड द रिपोर्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर who shall forward it to the magistrate referred to in section 173 as part of the documents referred to in clause A of subsection 5 of that section। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप देख रहे हैं कि इस केस में कितना प्रॉम्प्ट वर्क किया जाता है कि उसे मेडिकल एग्जामिनेशन कराएगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर उसकी तुरंत जांच करके तुरंत रिपोर्ट बनाएगा और जिसको सौंपेगा रिपोर्ट वो व्यक्ति उस रिपोर्ट को तुरंत मजिस्ट्रेट तक पहुंचाएगा। ये प्रोविजन इतना स्ट्रिक्टली इसलिए बनाया गया है कि इसमें किसी तरह का कोई डिले जो है वो न हो सके, क्योंकि डिले अगर होगा तो माल प्रैक्टिसेस की गुंजाइश रहती है। तो क्या प्रोविजन है ये 53A की, ये सबका 5 सब क्लॉजेस में बताए गए हैं जो कि मैं आपको समझ में आ गया होगा। इन 4 और 3 की मैंने शायद हिंदी नहीं की, 4 की जो है वो 3 की जो हिंदी है वो सिर्फ इतना है कि अन्य सामग्री का विशिष्ट सारवान और उचित विवरण, यानी अन्य कोई अगर चीज मिलती है तो उसका जो है वो कंक्लूजन टाइप लिखेगा। फोर्थ में है कि परीक्षण के आरंभ और समाप्ति का ठीक ठीक समय भी रिपोर्ट में अंकित किया जाएगा। और 5वां है कि पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी बिना देरी किए उस रिपोर्ट को अन्वेषण अधिकारी को प्रेषित करेगा, वह उसे 173 मतलब पुलिस रिपोर्ट 173 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेगा जो उस धारा की उपधारा 5 के खंड क में वर्णित दस्तावेजों के भाग के रूप में होगी। यानी जब हम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है, अभी हमने उस इन्वेस्टिगेशन
की चर्चा नहीं की है, लेकिन जब पुलिस कोई मामले को इन्वेस्टिगेट करती है और जब उसे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, पर्याप्त एविडेंस कलेक्ट हो गए, तो वो पुलिस रिपोर्ट तैयार करती है सेक्शन 173 सीआरपीसी में, और वो पुलिस रिपोर्ट कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के पास पहुंचता है, और जब 190 में मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है तो उस 173 में भेजी गई रिपोर्ट को तफसील से देखता है, और उसके आधार पर ही उसको डिसाइड करना है कि चार्जशीट पेश होगी या उस व्यक्ति को, अभियुक्त को बरी कर देना चाहिए। तो उस कंडीशन में उसको डिस्चार्ज भी कर सकता है और उसके ऊपर चार्ज फ्रेम भी कर सकता है। तो खैर ये लेटर ऑन पोजीशन है, बाद में फर्दर देखेंगे। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है सेक्शन 54, एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्ट पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। ये जनरल प्रोविजन था एक्चुअली 53 के बाद 54, लेकिन बीच में जो मेडिकल रिपोर्ट है वो किस प्रकार से की जाएगी, स्पेशली रेप के एक्यूज्ड के संबंध में, इसलिए 53A को जोड़ दिया गया था। बाकी प्रिलिमिनरी प्रोविजन ऑलरेडी सीआरपीसी में था जो कि 54 में दिया हुआ है। 54 क्या कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति का चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षण, अगर कोई व्यक्ति अरेस्ट किया जाता है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। कब कराया जाएगा, कौन कराएगा, तो 53(4) के डिटेल है। सब क्लॉज 1 ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको केंद्रीय या राज्य सरकार के चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षित किया जाएगा, यानी गवर्नमेंट के डॉक्टर के द्वारा, ठीक है। और चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी द्वारा गिरफ्तार के शीघ्र पश्चात परीक्षण किया जाएगा। इसीलिए जब कोई एक्यूज्ड अरेस्ट होता है तो उसको सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है एग्जामिनेशन कराने के लिए, और अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहां पे ऑकरेंस है वहां से 16 किलोमीटर के रेंज में नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके उसका ट्रीटमेंट या उसका जो एग्जामिनेशन है वो कराते हैं। एक प्रोविजो जुड़ा हुआ है इसके साथ कि परंतु जहां गिरफ्तार व्यक्ति महिला हो वहां शरीर का परीक्षण केवल महिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा या महिला चिकित्सा अधिकारी के अधीक्षण में के अधीन महिला चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में महिला रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किया जाएगा। तो यानी महिला के केस में ये स्ट्रिक्टली है कि उसकी जो जांच है, उसका जो परीक्षण है वो महिला के द्वारा ही किया जाएगा, चाहे वो डॉक्टर हो या डॉक्टर के अधीन कार्य कर रही कोई महिला हो। इसी तरह से 54 का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति का परीक्षण करने वाले चिकित्सा अधिकारी या रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी ऐसे परीक्षण का अभिलेख तैयार करेगा जिसमें गिरफ्तार व्यक्ति के उपहति या हिंसा के चिन्ह उल्लिखित हो और लगभग समय जब ऐसी उपहति या हिंसा के चिन्ह कारित हुए। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि 54 में ये सारे प्रोविजन थे जो 53A में दिए गए, लेकिन यहाँ पर फॉर्मेट नहीं था, तो 53A में एक फॉर्मेट दे दिया गया। पार्लियामेंट चाहती तो इसी सेक्शन में इसको जोड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने एक अलग से 53A के प्रोविजन बना के उसको जोड़ दिए। तो यहाँ पर ये चीजें बताया गया है कि क्या क्या चीजें उसकी रिपोर्ट में उल्लिखित की जाएगी। अगर उसकी कोई इंजरी है उसके ऊपर तो वो इंजरी उल्लिखित की जाएगी, और इंजरी किस कारण से हुई ये भी उसमें उल्लिखित किया जाएगा, ठीक है। तो उपहति और हिंसा यानी अगर उसके साथ कोई वायलेंस हुआ है तो उसका उसमें डिटेल लिखा जाएगा कि चोट लगी है। सामान्य तौर पर जो मेडिकल रिपोर्ट्स होता है उसमें ये बातें लिखी जाती हैं कि उसको धारदार हथियार से चोट लगी है, हैमरिंग से चोट लगी है, वो गिर गया है उससे चोट लगी है, इस तरह के डिटेल प्रोविजन लिखे जाते हैं, क्योंकि हर कंडीशन में चोट अलग होती है। ये बहुत मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का मैटर है, और इस पे पूरी अलग से एक सब्जेक्ट है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस का कि एग्जामिनेशन किस ढंग से की जाती है, चोट के माप कैसे लिए जाते हैं, चोट किस कारण से लगी है, उसका एंगल क्या है, ये सारी चीजें डॉक्टर्स मेडिकल जूरिस्ट देखता है, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप बाद में मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं उसमें। तो इसके बाद जो सब क्लॉज 3 है वो कहता है कि जहां उपधारा 1 के अधीन परीक्षण किया गया है वहां ऐसे परीक्षण के अभिलेख की एक प्रति चिकित्सा अधिकारी या रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी जैसी भी स्थिति हो के द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को या गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति को दी जाएगी।
यानी जो मेडिकल रिपोर्ट तैयार की जाती है उसको जो पुलिस वाला यानी जो सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी उसको लेके आता है उसको तो दी ही जाती है, साथ ही साथ जो व्यक्ति अरेस्ट किया गया है उसको भी दी जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में कि एक पारदर्शिता रहे कि जो पुलिस को रिपोर्ट दी गई वही रिपोर्ट वास्तव में है, बाद में कोई उसमें चेंज तो नहीं किया गया, इसलिए जैसे ही रिपोर्ट तैयार होगी उसी समय उसकी अगर सेकेंड कॉपी दे दी जाती है उस व्यक्ति को जिसका कि परीक्षण किया गया है, क्योंकि उस व्यक्ति को तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तो उसके किसी रिलेटिव को दे दिया जाएगा, ताकि ये पुख्ता हो जाए कि बाद में उस रिपोर्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है या नहीं कराया गया है पुलिस के माध्यम से। तो ये इस तरह से एक व्यक्ति जब अरेस्ट किया जाता है तो उसके क्या क्या प्रोविजन है ये बताए गए हैं। इसी के आगे 54A है जिसमें कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान भी सुनिश्चित की जानी है और उसके बारे में भी प्रोविजन बनाया गया है। तो इसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये फिर पूरा प्रोविजन बीच में छोड़ नहीं सकते और काफी ये लंबा हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट और थैंक यू।